Hello students, welcome to my channel Take It From Me. So today I am going to start your new chapter number 3, Private, Public and Global Enterprises. Right? In previous chapter we have discussed about the private sectors, right? Sole proprietorship, HUF, partnership, then multinational companies, then cooperative societies, company, sorry, multinational company, there is no, there is only company, joint stock company. Now in this chapter, we are going to start public sector, right? तो आपको पता है जैसे प्राइवेट सेक्टर्स थे पहले अपने यहाँ इंडिया में भी थे, प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट किए गए थे प्रॉफिट के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ इन 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया adopted the liberalization and globalization policy of liberalization and globalization. अच्छा, तो इस पॉलिसी में क्या था? इन दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइंड एन इम्पोर्टेंट रोल. बहुत सारे बैरियर्स थे जो प्राइवेट सेक्टर पर लगे हुए थे, उनको क्या किया गया? दे वर रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज अबोलिश्ड, बट देर आर सम सर्टेन एरियाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न, उसमें फिर भी थे वो, अभी भी है लाइसेंसिंग सब में, उसमें कुछ चीज़ों में कंपलसरी है. ओके अच्छा, और भी थे इसके अंदर, ये लिमिट थी वो एक्सपेंशन कर दी गई थी. अच्छा, और MRTP एक्ट आ गया था. MRTP एक्ट मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको रेज किया गया था, माने इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया था. ठीक है. अच्छा, इतने सारे इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुए थे, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट्स आए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. तो इसकी वजह से क्या हुआ था, अब यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक के बीच में थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट आ गया था, है ना. प्राइवेट वाले चाहते थे कि वो लोग ज़्यादा अच्छे हो जाएं और पब्लिक वाले चाहते थे कि भाई हमारा सुपीरियरिटी होनी चाहिए. ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अंडरटेकर रहता है. चलिए, ये बात तो रही इसकी. यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में हम यहाँ पे फर्स्ट, पब्लिक सेक्टर में समझ रहे हैं ना हम, गवर्नमेंट अंडरटेकन के होंगे. फर्स्ट आ जाता है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स ये सबसे ओल्डेस्ट एक तो फॉर्म है, आप क्लियर है, ये सबसे पहले ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस की, है ना. और ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को होता है प्रॉपर तरीके से, है ना. ये गवर्नमेंट के बिना इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. क्लियर है मेरी बात. ये गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है. जैसे कि आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, डिफेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, ब्रॉडकास्टिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं. फीचर्स सिंपल सिंपल से छोटे छोटे फीचर, हम छोटे छोटे आपको शॉर्ट कर रखा है, बल्कि हमने बहुत कि आपको सिंपल लैंग्वेज में ये ना बातें क्लियर हो जाएंगे. जैसे लिखा हुआ है ना, ओवरऑल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा ही होगा इसके ऊपर. नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई अपनी पर्सनल लीगल एंटिटी नहीं है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ही काम होता है ना. गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, इसलिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. फुली फाइनेंस्ड है, गवर्नमेंट को फाइनेंस करती है इसको. रिवेन्यू, जो रिवेन्यू इसके नहीं कि जो प्रॉफिट हो जाता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में इसका इकट्ठा हो जाता है ना. ऑपरेटर बाय सिविल सर्वेंट्स कौन से होते हैं? इट मीन्स ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट ही इसको ऑपरेट करते हैं. ठीक है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, अब क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो डेफिनेटली ये बात तो होगी रिसोर्सेज का यहाँ पर पूरी तरीके से यूज़ किया जाए, ऑप्टिमम कायदे का यूज़ किया जाए. बस, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके. एक तो लेक ऑफ मोटिवेशन, गवर्नमेंट के किसी भी काम में मोटिवेशन नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करना भाई, मोटिवेट हम क्यों करते हैं कि हम किसी का बेस्ट निकाल लें, है ना. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मोटिवेशन की कमी रहती है. इनएफिशिएंट मैनेजमेंट रहता है. मैंने देखिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना, बस बात खत्म हो गई ना, गवर्नमेंट का है ना, आपकी वहाँ पर आपके लिए कुछ भी एक जैसे पर्सनल होता है ना, वो वाली वहाँ पे फीलिंग नहीं होती है. तो मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है आज नहीं करेंगे, कल कर लें, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, इतना टारगेट नहीं है तो इतना ही सही, है ना. जब वो चीज़ अपनी हो जाती है तो हम टारगेट के बारे में सोचने भी लगते हैं. तो इसलिए मैनेजमेंट कैसा हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है. इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है. इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहती है कि जो भी काम हो जाते हैं, जो इतने भी वर्किंग होती है वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट के सारे काम ऐसे ही जाते हैं कि उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है. और क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री कंट्रोल है तो वो उसमें रूल्स रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं.
है ना। इंटरफेरेंस किसका होता है, मिनिस्टर्स का होता है या फिर टॉप ऑफिसर्स का होता है, तो इसलिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं आप। ओके। अच्छा, रेड टेपिज्म होता है। रेड टेपिज्म मतलब जैसे अगर हम हिंदी में कहते हैं उसको लाल फीताशाही कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब इसी की वजह से डिले डिसीजंस होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, पेपर वर्क ज़्यादा होता है यहाँ पर, है ना। इनोवेशन ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े भाई यहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पर सारा काम गवर्नमेंट का ही होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, एक ना ब्यूरोक्रेसी की फीलिंग यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है। डिसीजंस हमेशा ही डिले होते हैं। ये जो हमने पढ़ाया आपको डिपार्टमेंटली, ये किन जगह पर सूटेबल हो सकता है, जैसे डिफेंस में जहाँ पर बहुत सीक्रेसी चाहिए होती है हमको, गवर्नमेंट कंट्रोल चाहिए जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है, बहुत इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट हो, है ना। आयरन स्टील कंपनी, एयरक्राफ्ट है, वहाँ पर उस वाले प्लेस में ये बहुत सूटेबल होते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट, पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन को स्टेटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं, स्टेटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं इसको। स्टेटरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो फॉर्म किया जाता है तो स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, ठीक है। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन। क्लियर है मेरी बात। तो तब ये बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर स्टेटरी कॉरपोरेशन कहा जाता है। और इसके भी जो पावर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं, इसको कौन डिसाइड करता है, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल्स में हमने दे रखे हैं, इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, LIC है, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। मेरिट्स की लिख रही हुई है, बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हमने एकदम से डाला हुआ है, तो बस क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट इसका। मेरिट्स क्या है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट कंट्रोल तो होगा ही। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इस बात को हम बार बार नहीं बताएंगे, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा उस गवर्नमेंट की लीगल एंटिटी इससे बिल्कुल डिफर हो जाती है, अलग हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, का मैनेजमेंट कौन करेगा, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इसका अपना पर्सनल स्टाफ होता है, हमेशा ये सर्विस मोटिव होते हैं, दूसरे की सर्विस करने के लिए ही काम करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनका जो मैनेजमेंट होगा सब कुछ वेल क्वालिफाइड होगा यहाँ पर। फिर भी इसमें कुछ डिमेरिट्स होती हैं, क्या होती हैं, लेक ऑफ इनिशिएटिव की वही कमी है, हमने बताया ना अभी, गवर्नमेंट में होता है ना, इनएफिशिएंसी की आ जाती है, ये तो इनिशिएटिव नहीं लेते। इनिशिएटिव में होता है कोई किसी चीज़ में आप पहल करना, वो नहीं है, रिजिड स्ट्रक्चर रहता है बहुत ना, सिर्फ पेपर में ही लिखा रहता है, अमेंडमेंट के नाम पे थोड़ा बहुत ही किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर कुछ अमेंडिंग कर रहे हैं एक्ट में तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग या फिर कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है ना। एक हम अपना घर बनवा रहे होंगे, बहुत जल्दी बनवा देंगे, एक हम कोई रोड बन रही होगी तो बहुत आराम से हो रहा होगा सारा, वही चीज़ हो जाती है। ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली, ये जितना भी ऑटोनॉमी या फिर जो पब्लिक कॉर्पोरेशन का वो रहता है ना, ये सिर्फ अपने नाम के लिए होता है यहाँ पर काम। इसमें क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन सब का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो काम हो जाता है वो खाली पेपर पे रह जाता है। अनफेयर प्रैक्टिस करते ही करते हैं ये लोग, बहुत होती है इसके अंदर, है ना। क्योंकि जैसे मतलब क्योंकि गवर्निंग बोर्ड है भाई, इसलिए इनएफिशिएंट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी यहाँ पर होती है। कहाँ पर सूटेबल हो सकता है, मोनोपोली जहाँ पर रहती है वहाँ पर उसके लिए सूटेबल हो सकता है, जहाँ पर स्पेशल पावर होती है ना, जो वहाँ पर हो सकता है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट का अंडरटेकन होता है वहाँ के लिए पूरी तरीके से सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती हैं। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनका तकरीबन 51% पीरियड ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर किसी कंपनी के अंदर नहीं, अगर किसी कंपनी में उसकी पीरियड ऑफ कैपिटल माना उसकी कितनी है, 1 लाख है, 1 लाख का 51% यानी 51,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। क्लियर है मेरी बात। 51% शेयर गवर्नमेंट के होने चाहिए, तो वो कंपनी कौन सी हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। ये गवर्नमेंट होती है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, जैसे अपने कंपनी पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, उसकी जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक एग्जाम्पल हमने इसमें दे रखा है। फीचर्स क्या, इसको भेल भी कहते हैं, BHEL, ठीक है।
जैसे अब इसका रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली अब बिल्कुल क्लियर बात है, ऑब्वियस है कि इसका रजिस्ट्रेशन तो भाई कंपलसरी होगा ही होगा। और किसके अंडर होगा? कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर होगा। ठीक है। अच्छा, ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की पार्शली भी हो सकती है ना। अगर किसी में कम ले रखा होगा तो कम कम भी होगी, ज़्यादा अगर शेयर ले रखे होंगे तो ज़्यादा भी हो जाएगी इसकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मैनेजमेंट गवर्नमेंट कंपनी में मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, या फिर वो पर्सन करेगा जिसे नॉमिनेट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी फिर आ गया, है ना। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी, हम ये नहीं बताएंगे, बार बार बता दिया। एफिशिएंट स्टाफ, इसमें स्टाफ पूरा आपका क्वालिफाइड होगा। अकाउंटेबिलिटी, ये वर्ड बता देते हैं, ये नया आया है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होती है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रहती है, इसलिए इसमें जितने भी आपके अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, जो भी इस कंपनी की रियल पोजीशन होगी उसको पब्लिकली ओपन किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में यहाँ पर प्रेजेंट की जाती है और डिस्कस किया जाता है उसके सामने। इसका मतलब हर चीज़ जो है सबके सामने आती है ना, इसलिए ये क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी। मीन्स इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, इससे सब कोई देख सकता है, इसकी रियल कंडीशन को हर कोई इसको देख ले सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है मिनिस्टेरियल कंट्रोल, तो कोई बताने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की है तो मिनिस्टर्स का कंट्रोल तो होगा ही होगा। डिमेरिट्स में फिर वही आ जाता है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बताइए आपको, वोट पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन। इसका जो वोट होता है वो गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से जैसे पैक होते हैं ना, ऐसा रहता है। भाई क्यों? गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के लोग हमें अपॉइंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे ना कि हम वो डायरेक्टर हम उनको खुश रखें, इसको खुश रखें, उसको खुश रखें, है ना। तो बस इसलिए क्या हो जाता है, ये बोर्ड ना गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ पैक हो जाता है। कहाँ पे सूटेबल हो सकता है? जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर अगर है ना, तो बस। और अगर गवर्नमेंट ने किसी के साथ किसी प्राइवेट कंपनी से कोलैबोरेशन कर रखा है तो वहाँ पर ये सूटेबल हो जाता है बहुत। और जहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी फर्म के साथ प्लानिंग करना या फंड्स उसमें अपने रखना तो वहाँ पर हो जाता है। तीनों ये मेरे क्लियर हो चुके हैं आपको। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस किए गए ना, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हमने लिखा हुआ, बहुत सारे चेंजेस किए गए। मतलब हम वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आए, है ना। वो नहीं चाहते थे कैसी भी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी NEP के नाम से 1981 में। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे ये 4 ना मेजर रिफॉर्म्स हमने इसमें लिखे हुए हैं। एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ PSU, जितने PSU माने कि PSU क्या हो गया यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को क्या रीस्ट्रक्चर दोबारा से बनाया गया। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी पब्लिक सेक्टर्स में इतने, तो उन सबको, जैसे अब हमने इतने सारे आपको पढ़ाया भी 3 ये, उसमें हमने डीमेरिट्स बताई थी ना, तो इन डीमेरिट्स को दूर करने के लिए इनको इसका रीस्ट्रक्चर किया गया था। बहुत सारे PSUs ऐसे थे जो बिल्कुल रिवाइव नहीं हो सकते थे, उनको क्या किया गया? उनको क्लोज डाउन, बंद भी कर दिया गया था, समझ गए। और जो गवर्नमेंट का जो शेयर हमने बताया ना, इसमें 51% शेयर या कितना दिया जाता था, उसे भी कम कर दिया गया। कितने पर ला दिया गया? 26% या उससे भी कम पे ये लोग लेकर के आ गए। अननेसेसरी क्यों गवर्नमेंट अपना पैसा वेस्ट कर, इसलिए। और फुली प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, और जो वर्कर्स उसमें काम करते थे उनका पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किया गया उनको। इस तरीके से चेंजेस किए गए, है ना। और फिर इन सब के लिए इन्होंने क्या किया कि रिडक्शन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 70 to 8। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी पहले कुछ, पब्लिक सेक्टर पहले कितनी थी? 17। कि ये इंडस्ट्री हमेशा पब्लिक की, यानी कि ये गवर्नमेंट की ही रहेंगी, प्राइवेट में नहीं जाएंगी। 17 से कितना कर दिया गया? 8, और 8 के बाद सिर्फ 3 सेक्टर हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट अंडरटेकर हैं, बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट में हो सकते हैं। 3 कौन से हैं? एक तो एटॉमिक एनर्जी, वो सिर्फ गवर्नमेंट अंडरटेकर रहती है। एक आर्म्स, जो हथियार बनाए जाते हैं ना, वो। और तीसरा है रेल ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ 3 गवर्नमेंट अंडरटेकर में हैं, बाकी सब प्राइवेट में हो सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। और उनको सिर्फ ये क्यों किया गया? प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, है ना, कि वो ज़्यादा और बेटर कर सके। अच्छा, आगे आगे क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, ये सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। डिसइन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट, एक सिंपल सी हम बात बताएं आपको, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। देखो, पब्लिक सेक्टर की कोई भी चीज़ है, उसको सेल कर देना, माने अपने ही पार्ट को सेल करना, डेट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट।
अगर एक सिंपल से कहें तो सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक, है ना। पब्लिक सेक्टर किसी भी यूनिट को प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देना, डेट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट करने के रीज़न भी थे कि अपने डेट्स को कम करना चाहते थे, इंटरेस्ट बर्डन जो बढ़ता चला जाता था उसे भी कम करना चाहते थे ये लोग। पब्लिक सेक्टर में जो रिस्क था उसे भी प्राइवेट के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते थे, गवर्नमेंट कंट्रोल को भी हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये किया। और पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स टू बी सेम, और सिक यूनिट जितनी भी थी उनके साथ वही ट्रीटमेंट किया गया जो एक प्राइवेट सेक्टर के साथ किया जाता है। तो उनको बाइफर मतलब होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बाइफर, BIFR, बाइफर, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसको उन्होंने किनको दे दिया, जितनी भी सिक यूनिट्स थी ना, सिक यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होती हैं जो लगातार लॉस में जा रही थी, है ना, उनको क्या, किसको, वाइफर को दे दिया गया। वाइफर डिसाइड कर लेते थे कि इन कंपनीज़ को वाइंड अप किया जाए, बंद कर दिया जाए, या फिर इनको इसको रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस करने के बाद, ठीक है, या किसी और कंपनी के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं, चाहे जैसे वो डिसीजन उनका था। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट अब फ्री हो गई थी उनकी साइड से कि जितनी भी सिक यूनिट्स थी उनका क्या किया जाए, तो उनको वाइफर को सौंप दिया गया। ठीक है, और क्या था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको कहते हैं MOU, है ना। तो ये MOU ये भी पब्लिक सेक्टर, ये भी गिवन ग्रेट ऑटोनॉमी दिए, इसको भी दिया गया था। इनको टारगेट सेट कर देते थे कि आपको इतना टारगेट इतने टाइम के अंदर अचीव करना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर लेते थे हालांकि, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया था। तो ये हो गया आपके 4। ठीक है, ये चेंजिंग रोल हो गया। आगे चलते मल्टीनेशनल कंपनी, सिंपल, जैसे नाम से क्लियर है, मल्टीनेशनल कंपनी सब जानते हैं, है ना, इस नाम से भी क्लियर है। जब टू डिफरेंट वर्ल्ड की जो कंपनीज हैं वो आपस में मिल करके काम करती हैं तो इसको मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाती हैं हमारी, है ना। तो जो हेडक्वार्टर होता है मल्टीनेशनल कंपनी का वो तो एक कंट्री में होता है, और इसकी जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो इसका बिजनेस अदर होस्ट कंट्री में लेकर के जाती हैं। ठीक है, एक होम कंट्री हो गया और एक होस्ट कंट्री हो गया। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी होती है वो इनकॉर्पोरेट अपनी होम कंट्री में ही होती है हमेशा, है ना। इनकॉर्पोरेशन उनका दूसरी कंट्री में नहीं हो सकता, वो इनकॉर्पोरेशन का उनका होम कंट्री में ही हो। जैसे हमने इसमें एग्जांपल दे रखा है आपको, एक जैसे सैमसंग है, सोनी है, ये हो गई। फीचर्स इसके बहुत सिंपल हैं। तो ये हो गई जियांट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, भाई इनका साइज़ बहुत मल्टीनेशनल है ना, पता नहीं कितने कंट्री साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो साइज़ तो बड़ा हो ही जाएगा, कैपिटल भी बहुत सारी हो जाएगी। सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है इनका मल्टीनेशनल कंपनीज का। ठीक है, ये सिर्फ हेडक्वार्टर जो होगा ना उनका होम कंट्री, वहाँ से ये सेंट्रलाइज से वहीं से कंट्रोल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी इनके पास एडवांस होगी क्योंकि हम कई जगह कई कंट्री के लोगों से मिल रहे होंगे, तो ऑब्वियस बात है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास एडवांस हो जाएगी, वर्ल्ड क्लास होगी, वर्ल्ड क्लास वाटर प्रोडक्ट के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरी। भाई हमारा वास्ट रिसोर्सेज हो गया, है ना, मार्केट भी हमारा बड़ा हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी हमारे पास है, इंटरनेशनल मार्केट हमारे पास है, और डेफिनेटली मार्केट जो टेरिटरी है हमारी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होते हैं वो वन कंट्री में काम करते हैं और इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ के साथ भी वो अटैच रहते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट टेरिटरी तो बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन, नए से नए प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी मिलती है ना, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड होती है। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनके पास होता है, नए से नए हर रोज़ यहाँ पर डेवलपमेंट होते जाते हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट इनोवेशन तो होगा। और आ जाता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोली मीन्स क्या होता है, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो ओलिगोपोली पावर मीन्स होता है जो पावर होती है वो कुछ कंपनीज के हाथों में होती है, खाली पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कंपनीज। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनी में भी यही होता है कि ना भी मार्केट की डोमिनेटिंग पोजीशन होती है ना, तो वहाँ पे भी पावर कुछ ही जिनके जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं उनके पास आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ओलिगोपोलिस्टिक। ठीक है, और फॉरेन कोलैबोरेशन, ये तो बिल्कुल उसके नाम से ही क्लियर है कि MNCs होंगे तो फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब, है ना, तो कई कंपनीज मिल करके आपस में मिल करके कुछ काम आगे बढ़ा देती है, इसी को कहा जाता है कोलैबोरेशंस। ठीक है, जॉइंट वेंचर कहा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब व्हेन 2 और मोर फर्म्स जॉइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस, इट इज़ नोन जॉइंट वेंचर। 2 या 2 से ज़्यादा फर्म मिल करके आपस में मिल करके एक नया एंटरप्राइजेज अगर बना देती हैं
दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर। बहुत सिंपल से इसके है, बिल्कुल जॉइंट वेंचर मल्टीनेशनल कंपनीज आप इसमें आप इसमें समझ सकते हैं इस चीज़ को। इनकी इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, मार्केट, नया मार्केट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमारे पास नए मिल जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी मिल सकती है, नए इनोवेशंस मिल सकते हैं। अच्छा, डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कम हो जाएगा, यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, और यहाँ पर हम नए ब्रांड के नेम के साथ काम को कर सकते हैं, है ना, तो ब्रांड के नेम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जॉइंट वेंचर हो जाता है सिंपल। जॉइंट वेंचर को आप आराम से अपने आप से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये उसको कहते हैं पी या पी का क्यू, है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्कुल सिंपल है, जैसे कोई भी काम है तो यहाँ गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे, मिल करके काम को कर रहे होंगे पार्टनरशिप में, तो डेट इज कॉल्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें एग्जांपल जैसे हम कुछ भी कोई भी चीज़ हम जैसे माना एक हम रोड बनाने का काम भी कर सकते हैं, इसमें हॉस्पिटल पार्क बनाने का काम कर सकते हैं, है ना। जैसे माना हमारी कॉलोनीज में हम पार्क बनाना चाहते हैं, पार्क बनाने के लिए कॉलोनी के लोगों ने मिलकर के रुपये दे दिए और बाकी फंड हमने गवर्नमेंट से ले लिया, तो हमने पार्टनरशिप में काम किया ना, बस उसी को कहते हैं पीपीपी। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके का पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट होती है वो हम सर्विस में ही यूज़ कर देते हैं, इसमें यहाँ पे हमको गवर्नमेंट से पूरी हेल्प भी मिल जाती है अच्छे से। ठीक है, और जो भी हम काम करते हैं यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम को किया जाता है। अगर उससे कोई शेयर, अगर उससे कोई रिवेन्यू होता है हमको उस काम को करने से, जैसे माना पार्क बनाया और उसमें लोगों को आने के लिए हमने फीस अगर लगा रखी, तो जो भी रिवेन्यू होता है वो उसमें हम लोग बांट लेते, शेयर कर लिया जाता है। कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है इसके अंदर, प्रॉब्लम भी हो जाती है कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर बढ़ता है हमारे यहाँ, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी उसके अंदर बढ़ने लग जाता है। समझ गए, अगर गवर्नमेंट ने हमको फंड ज़्यादा दिया है तो डेफिनेटली वो अपना इंटरफेरेंस भी उसमें बढ़ा देंगे, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से बैठ करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, यहाँ आपको चैप्टर ये आपका फिनिश हो जाता है, ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे बता सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर समझ आया हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। दैट्स इट, ओके, टेक केयर, गुड बाय।